तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर को बैलेंस करने के लिए उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो जैसे मेन जो तीन ऑर्गन होते हैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, यानी कि कानून बनाने का काम, उनको एग्जीक्यूट करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम, और फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अगेंस्ट में सुनवाई कहाँ होगी, क्योंकि भाई कानून है लेकिन उसको कोई मान ही नहीं रहा है, तो पब्लिक कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? तो उसके लिए थर्ड पावर जुडिशरी है ना। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम इन दिस, कहाँ गया, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, इन दिस and the next 2 chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग के बारे में हम ये बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट मतलब हरियाणा से भी छोटा स्टेट है, जो स्टेट है हमारे यहाँ का उससे भी छोटा देश है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इनके साथ इसकी बॉर्डर्स है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी पॉपुलेशन है इसकी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक मतलब वहाँ पर जो अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। तो वहाँ का एक फ्लेमिश रीजन है और वहाँ पर 59% लोग रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। ठीक है, तो रिमेनिंग 40% वेलोनिया उसका एक रीजन है, वहाँ पर रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ठीक है, तो 3 तरह के हो गए। 59% जो फ्लेमिश में रहते हैं, डच बोलते हैं, 40% जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जर्मन में बोलते हैं। जर्मन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। ठीक है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. ठीक है, तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि 40% है वो ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में, और जो 60% वाली जो मेजॉरिटी वाली है वो उनके कंपैरिजन में उतने वेल्दी नहीं है ना, उनको प्रिविलेजेस कम है। तो उनमें इस बात का क्या है, इस बात का उनको जो है पछतावा रहता है, क्योंकि उनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे काफ़ी बाद में मिले हैं। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो 1950s और 1960s के जो दौर में इस वजह से, मतलब ये जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से इनके बीच में टेंशंस हुए थे। द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ये जो टेंशन थे ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लिया था इसने। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स में एक अलग तरह की प्रॉब्लम था। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो कैपिटल में क्या है, कैपिटल मतलब ओवरऑल कंट्री में जो है वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, और फ्रेंच जो है वो
माइनॉरिटी में, लेकिन जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे इसका उल्टा है, वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी है और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी है. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तो इसी तरह से एक दूसरी कंट्री है श्रीलंका, जो कि हमारे जो सदर्न कोस्टल एरिया है तमिलनाडु, उससे थोड़ी दूरी पर है और एक आइलैंड है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ. अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है, एक कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं है, डाइवर्स पॉपुलेशन है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकिंग. ठीक है, सिंहला जो है, तो ये जो सिंहली जो लैंग्वेज बोलते हैं वो 74% है. एंड द तमिल स्पीकिंग जो है वो 18% ओनली है. अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स. अब तमिल में भी 2 सब ग्रुप्स है. एक है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% है. द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. ठीक है, तो तमिल्स के भी 2 ग्रुप हो गए. 18% में से 13% वहाँ के लोकल हैं, नेटिव पीपल्स है, और बाकी रिमेनिंग जो 5% है वो इंडियन तमिल्स है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में जो है वो वहाँ पे, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी का प्लांटेशन के लिए उनको वहाँ पे ले जाया गया था. As you can see from the map, Sri-Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में कंसंट्रेटेड है श्रीलंकन तमिल्स जो है. मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. ठीक है, जो सिंहला स्पीकिंग है वो सब बुद्धिस्ट है, और जो तमिल्स है वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है. देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला. अब 7% वहाँ क्रिश्चियंस भी है, जो कि तमिल्स भी है और सिंहला भी है. जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक majority and force its will on the French and German speaking population. है ना. तो जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है वो है डच, तो ये उनके ऊपर अपनी विल्स को जो है वो फोर्स कर सकती है और अपने एजेंडा को वो वहाँ पे लागू करवा सकती है, क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा है ना, अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर. दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर. तो इसके चलते क्या होगा कि ये इन कम्युनिटीज़ में और भी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, मतलब विवाद पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा. दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. तो इस वजह से क्या होगा कि कंट्री में विभाजन पैदा हो जाएगा, पार्टीशन पैदा हो जाएगा. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. दोनों साइड ब्रुसेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. और यहाँ पर तो 74% है श्रीलंका में, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल एक ग्रुप बन जाता है. तो वो और भी ज़्यादा अदर ग्रुप्स को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, अपनी विल उनके ऊपर फोर्स कर सकता है. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. तो इन कंट्रीज में क्या हुआ अब देखते हैं. मेजॉरिटेरियनिज्म in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. तो क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी तो ये इन्होंने चाहा कि हम गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल करें. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो क्या हुआ, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने कई सारे एक मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स ऐसे लिए, ऐसे अडॉप्ट किए जो कि उनकी सिंहला की मेजॉरिटी को
सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करते थे। हाँ, है ना। तो उनने मतलब ऐसे स्टेप्स लिए जो उनके फेवर में थे और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में थे। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब सिंहला, वहां पर तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने केवल सिंहला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और इस तरह से तमिल्स को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो इन्होंने फिर यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की कि जो यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब्स है इनमें सिंहला लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा। इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। मतलब इन्होंने क्या किया कि क्योंकि इनका जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था, तो इन्होंने इसने कहा कि भाई स्टेट जो है बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, तो फिर बाकी के जो कम्युनिटी रहेंगी, जो उनके जो रिलीजन्स है उनका क्या होगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक इस तरह से आ रहे थे, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो उनको जो है वहां पे सौतेलापन महसूस होने लगा, बाहरी महसूस होने लगा कि यार हमारे यहाँ तो ये कंट्री है ही नहीं, ये तो सब इन्हीं के लिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार किया जाता है। अमंग द श्रीलंकन तमिल्स दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उन्होंने ये फील किया कि उनके लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है और वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो दोनों ही उनके जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है उसको डिनाई करती है। और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, और ये डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट में जॉब्स वगैरह में, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी जो अवसर होते हैं ग्रो करने की उनमें सब में इनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनके जो हित है, उनके जो फायदे की बातें उनको इग्नोर करते हैं। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब वो होता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो और उनके बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो समय के साथ जो है इनके बीच में तनाव खिंचाव बढ़ने लगा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इन्होंने तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इन्होंने रीजनल मतलब पर्टिकुलर किसी रीजन में, ऑटोनॉमी मतलब उनको खुद के से रिलेटेड जो डिसीजन लेने के लिए खुद को पावर दे देना। जैसे कि मान लीजिए कि भाई तुमको ये हमने रिसोर्सेज दे दिए, अब तुम खुद डिसाइड करो इसका क्या करना है। ठीक है ना, कि भाई ये वाला तुम्हारा मान लो जी कि इतना बड़ा कंट्री है, उसमें पर्टिकुलर कोई रीजन है, तो वहाँ पे उनको क्या, उनको रेवेन्यू अर्न करने की भी राइट दे दी है, और फिर उस जो रेवेन्यू उनने अर्न किया उसको वो अपने हिसाब से अपने एरिया में उसको खर्च करने का भी राइट दे दिया गया। तो इसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। ऑटोनॉमी मतलब कि खुद डिसीजन लेने की पावर, कि भाई मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या करना है। जैसे आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। तो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी मतलब क्या है कि वो यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करना है कि भाई करती है कि हमको क्या करना है, कि कितने फर्नीचर लेने हैं, कितने कंप्यूटर लेने हैं, क्या हमारी पॉलिसीज़ क्या होगी, यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, वहाँ पे ये करना है, जो भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश मिल रहा है और वो उसके हिसाब से ली जा रहा है। भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ रही, तुम अपना देखो। ठीक है, तो वो ऑटोनॉमी कहलाती है। तो वो इस तरह की ऑटोनॉमी और इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। मतलब उन एरियाज़ में, प्रोविंसेस मतलब वो एरियाज़, प्रोविंस मतलब एरिया, हाँ ठीक है, प्रोविंस हमारे यहाँ स्टेट समझ लो। जैसे हमारे यहाँ पहले जो उत्तर प्रदेश है उसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो प्रोविंस मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया।
पॉपुलेटेड बाय द तमिल, जहाँ पर तमिल का पॉपुलेशन ज़्यादा था, वो बार बार जो है वो रिपीटेडली डिनाई किए जा रहे थे, क्योंकि जो एक्चुअल में जो मतलब जो पावर थी वो सिंहला पॉपुलेशन के पास थी. बट 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. तो इसका परिणाम क्या होगा कि बोलेंगे यार कि जब हमको यहाँ पर ना कोई इक्वलिटी है, ना हमको कोई राइट्स है, हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन लगातार हो रहा है, तो हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, हमको हमारा अलग स्टेट दे दो. ये घरों के लेवल पे भी होता है कि भाई 2-3 भाई है उसके साथ, तो उनमें भी इस तरह की लड़ाई होती है कि कोई बोलता है ये वाला ज़मीन का. अब जो बड़े बिजनेस फैमिलीज होती है उनमें भी यही होता है कि मुझे तुम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, मेरे को कम देते हो, ये ऐसा है वैसा है. तो बोले कि यार इसलिए मेरे को रहना ही नहीं, मेरे को मेरा अलग बिजनेस दीजिए, ये वाली फैक्ट्री में रख लेता हूँ, ये वाला घर में रख लेता हूँ. तो इस तरह का छोटे लेवल की जगह ये बड़े लेवल पे होता है, पूरे कंट्री के लेवल पे होता है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तमिल एलम, एलम मतलब स्टेट की डिमांड करना शुरू कर दी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंकन में. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. तो बहुत बड़े पैमाने पर कन्फ्लिक्ट का रूप धारण कर लिया इसने. इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वार, और वो कंट्री में एक सिविल वार की तरह, मतलब कि इंटरनल, जब बाहर से कोई आकर के नहीं लड़ रहा होता, वो अपने ही अंदर लड़ रहे होते, घर के अंदर की लड़ाई हो रही होती है. ठीक है, तो उसको सिविल वार बोलते हैं. एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. ठीक है, मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. ठीक है, तो उनको रेफ्यूजी यानी किसी देश में शरण लेना पड़ा, रेफ्यूजीज की तरह भागना पड़ा देश छोड़ करके, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चली गई. यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास X about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. तो ये जो इस तरह के कन्फ्लिक्ट हुए उसके चलते क्या हुआ कि पहले तो ये इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप हो रहा था, सोशली इकोनॉमिकली, लेकिन बाद में जो है इस सिविल वॉर के चलते वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा बंद हो गया, डिसरप्शन हो गया, है ना. बाद में जाकर के 2009 में जाकर के शांत हुआ. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अब बेल्जियम में क्या हुआ ये देखते हैं. द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. तो देखो रीजनल डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, तो ये रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. अगर हम इसको बैलेंस करके नहीं चलेंगे, जैसे घर में माँ बाप रहते ना कि तू अलग अलग ले भाई, ये तेरा और ये तेरा, तुम अलग अलग खेलो, तो बोला अब साथ में मत खेलो, तुम लड़ते हो, तू तेरे में है ना, तो दोनों को बराबर बराबर की, आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा, है ना. बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. ठीक है, तो इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, और ताकि सभी को मतलब समान इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके और बैलेंस बना रहे. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. तो बहुत ही अलग था, बहुत ही इनोवेटिव था, और किसी कंट्री से में ये नहीं देखा गया था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. तो बेल्जियम मॉडल के हम कुछ देखते हैं एलिमेंट्स को. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो दोनों ही कम्युनिटीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो गवर्नमेंट में होंगे, और उनके जो नंबर्स होंगे, जितने मिनिस्टर इनके होंगे उतने मिनिस्टर इनके भी होंगे. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो कुछ स्पेशल लॉ की सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मतलब इस तरह के प्रोविजंस किए कि कुछ जो लॉ रहते हैं उनको पास करने के लिए, उनको बनाने के लिए
सभी जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे हमने बताया था ना कि भाई हमारे यहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो अलग मतलब नहीं हर एक उसकी जो गंभीरता को देखते हुए उसमें अलग अलग कि भाई एक होता है कि सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, एक हो जाएगा नहीं 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और तीसरा होता है कि नहीं 2/3 मेजॉरिटी के साथ में तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो है 50% स्टेट भी पास करना चाहिए उसको, है कि नहीं। मतलब सारे अगर वो इतना ही जरूरी है तो उससे सारे लोग सहमत होंगे, अगर वो देश के लिए इतना जरूरी है। अगर तुम कह रहे हो कि भाई नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए, तो मतलब सभी मेजर ग्रुप से जो है वो उनकी कंसेंट ली जाती है, उसके बाद ही वो लॉ को बनाया जाता है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे भी रखा गया है। Thus, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, क्योंकि अगर किसी एक कम्युनिटी को ही सारा पावर दे दिया गया तो अगर वो कम्युनिटी की सरकार है, वो पावर में है, तो वो अपने वाले फेवर में, अपने अपने ग्रुप के फेवर में लॉ बना देगी। लेकिन यहाँ पे सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो भाई इनके भी राइट्स है, तो वो उसको वीटो पावर रहेगा कुल मिला के कि नहीं, ये जब तक उनके सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि अगर वो उनके अगेंस्ट में जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। Many powers of central government have been given to state governments of the two regions of the country। अच्छा, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की पॉपुलेशन है, तो क्या किया उन्होंने कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए कि तुम अपना अपना देखो, ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, क्योंकि भाई मतलब वो उनको थोड़ी को देखकर, हाँ, क्योंकि भाई वहां पर मतलब इस रीजन में फ्रेंच डोमिनेंस में है और इधर मान लीजिए कि डच डोमिनेंस में है, और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो इनके फेवर में काम करेगी, और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनके फेवर में काम करेगी, वो अपना अपना डिसीजन खुद लेंगे, है ना। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ब्रुसेल्स के लिए उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जिसमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितने मेंबर इसके रहेंगे उतने मेंबर इसके भी रहेंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तो हमने ये देखा था कि भाई ब्रुसेल्स में जो पॉपुलेशन का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो बाकी की जो ओवरऑल कंट्री है उससे एकदम उल्टा है। हाँ। कि ब्रुसेल्स में कौन ज्यादा है? फ्रेंच लोग ज्यादा है ना, और पूरी कंट्री का अगर देखा जाए तो डच मेजोरिटी ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, डच लोगों ने ओवरऑल कंट्री में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है पूरी कंट्री में जो है इक्वल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उसके बदले में इन्होंने ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किया, ठीक है ब्रुसेल्स में भी तुम कम हो लेकिन फिर भी तुम्हारा 50% रिप्रेजेंटेशन मान ले रहे कि आधा तुमको दे दिया, और बाकी कंट्री में इन्हें आधा उनको दे दिया, तो बैलेंस हो गया कि ठीक है एक बात तुमने हमारी मान ली, एक हमने तुम्हारी मान ली। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। इसके अलावा क्या किया इन्होंने कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक लोकल वाली गवर्नमेंट भी रहती है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कम्युनिटी, अच्छा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब वो होती है यहाँ पे, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब कि हर कम्युनिटी की भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहाँ पे, मतलब वो उस लिंग्विस्टिक ग्रुप के द्वारा चुनी जाती है। ग्रुप में मतलब कैसे मैनेज करना उस पर्टिकुलर ग्रुप का सब वो देखेंगे। हाँ, मतलब कि वो ये कह रहा है ना कि नो मैटर वेयर दे लिव, कि मतलब वो कंट्री के किसी भी एरिया में रह रहे हो, एक मतलब इलेक्शन हो रहा है कि भाई जितने भी तमिल वाले हैं वो उसमें वोट देंगे, जितने भी हाँ नहीं जितने भी मान लो अपने इंडिया की बात की भाई जितनी भी उड़िया स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अपना अलग एक गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिंग्विस्टिक वाली कम्युनिटी गवर्नमेंट कह रहा है उसको। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements
हैव वर्कड वेल सो फार। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जरूर कर दिया है इन्होंने, लेकिन ये सारे अरेंजमेंट ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ, मतलब बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड ए पॉसिबल डिवाइड ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। तो इसने क्या किया है, पूरे देश को एकजुट बनाए रखने में, एक सिंगल यूनिट बनाए रखने में, और उसके पार्टीशन को रोकने में, और उनमें जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्राइफ्स होते हैं, मतलब उनके बीच में जो विवाद होते हैं, उनको रोकने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। ठीक है, और कंट्री को लिंग्विस्टिक बेस पे डिवीज़न होने से बचाया है। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज हेडक्वार्टर। जब यूरोप की कंट्रीज़ ने मिलकर के एक यूरोपियन यूनियन बनाना की इच्छा जाहिर की, तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, रीड एनी न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइप की, रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक clippings of news related to ongoing conflicts or war. A group of 5 students could pool their clippings together and do the following: classify these conflicts by their location, your state, India, outside India. Find out the cause of each of these conflicts. How many of these are related to power sharing disputes? Which of these conflicts could be resolved by working out power sharing arrangements? तो अभी तुमको पता है कोई कन्फ्लिक्ट्स? अभी जैसे जो इज़राइल और ईरान वाला जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो ये भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो ये भी एक तरह से वही दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके दो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट है। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, दोनों ही डेमोक्रेसीज है, yet they dealt with the question of power sharing differently. उन्होंने पावर शेयरिंग का जो प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चन था, उसको दोनों ने अलग अलग ढंग से डील किया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाई रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। तो बेल्जियम के लीडर्स ने ये फील किया कि जो कंट्री है, कंट्री को की यूनिटी तभी बनी रह सकती है जब सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट किया जाए, सभी जो ग्रुप्स हैं उनकी फीलिंग्स को के इंटरेस्ट, हाँ, सब मतलब सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं ना, कि सब लोग मिल करके चलेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, और अगर लड़ते रहेंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। एक जवाहरलाल नेहरू की एक ऐसी लाइन है ना कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। तो भाई जब इंडिया ही नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा, और अगर इंडिया रहेगा तो फिर सब रहेंगे। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. तो इस तरह का जो रियलाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट किए, आपस म्यूचुअली एक्सेप्ट, मतलब जब आपस में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर लेते कि दो लोग मिल करके अरेंजमेंट किए, उसको म्यूचुअल, कि दोनों की सहमति से होने वाले अरेंजमेंट को म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट किए उन्होंने फॉर पावर शेयरिंग। श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और इसका उल्टा जो श्रीलंका का एग्जाम्पल है, इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपना डोमिनेंस को, अपने पावर को फोर्स करना चाहेगा और पावर शेयरिंग को रिफ्यूज़ करेगा, तो वो क्या करेगा, कंट्री की यूनिटी को तबाह कर देगा, अंडरमाइन कर देगा। वाई पावर शेयर इज डिज़ायरेबल। अच्छा, इधर कुछ और भी एक्टिविटीज़ थी। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी।
जैसे यहाँ एथनिक का मतलब दिया है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चरल और बोथ, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। यहाँ पे मैप वैप दिए है, ये तुम पढ़ सकते हो। Majoritarianism, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it want by disregarding the wishes and needs of the minority. ये क्या है भाई? मॉन्टेग्नेबर्ग, ग्रैंड पैलेस, ग्रोट मार्केट। The photograph here is a street address in Belgium. You will notice that place name and direction in two languages, French and Dutch. अच्छा, दो जैसे अपने यहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम है, मल्टीलिंगुअल लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, मल्टी रिलीजन्स हैं, तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इसी रेफरेंस में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है। Thus, two different set of reasons can be given in favor of power sharing. हमको दो रीजन, different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. है ना? पावर शेयरिंग क्या होता है? डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए बहुत मतलब उसकी पॉसिबिलिटी को काफ़ी कम कर देती है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो होता है, जो सामाजिक जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी स्टेबल रखने के मामले में जो पावर शेयरिंग है ये अच्छा ऑप्शन है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो शॉर्ट रन में ये अच्छा लगता है कि यार मेजॉरिटी की चलनी चाहिए, क्योंकि लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि धीरे धीरे जो माइनॉरिटी रहती है उनके अंदर, हाँ, उनके अंदर जो है गुस्सा, ऑप्रेस्ड फील करते हैं, गुस्सा उनके अंदर जमा होता है, उनके में डिससेटिस्फेक्शन। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक लेवल ऐसा आता है कि फिर वो ये सब झेलने की बजाय उनके, हाँ, वो जो है वो रिटेलिएट करने लग जाते हैं और वो फिर वो सोचते हैं कि यार इस कंट्री में हमको रहना ही नहीं, हमारी बातों को नेग्लेक्ट हाँ, किया जा रहा है। तो भले ही वो कंट्री से अलग ना हो पाए लेकिन फिर वो कंट्री को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और इसी का फायदा जो है वो आपके देश के जो दुश्मन होते हैं वो उठाते हैं, वो उन इस तरह के ग्रुप्स को जो है वो उकसाते हैं, उनको वो उनको हेल्प करते हैं, उनको जो है वो टेररिस्ट में कन्वर्ट करके अपने फेवर का काम, हाँ, करवाते हैं कि भाई कुछ नहीं तो इसका नुकसान ही कर, हाँ, तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे और ध्यान है ना? देंगे। वो कुछ करे या नहीं करे तुम तो अपनी बात, मतलब कि जो दूसरी कंट्री है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके इस ग्रुप को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। उनको यह है कि भाई अपना फायदा दिखता है कि भाई ये हम इस कंट्री से जलते हैं, हम इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट क्यों इन्वॉल्व हो? हम इन ग्रुप्स को पैसा देते हैं, इनको हथियार देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो पाकिस्तान है वो प्रमोट करता है कि यहाँ का कोई ग्रुप अगर मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कर रहा हो तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, है ना? वो उनको अगर वो इंडिया से भाग के जाएंगे तो वो अपने यहाँ पे उनको शरण दे देंगे, वहाँ छुपा लेंगे उनको, यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब आप जो है एक कंट्री के साथ इनडायरेक्ट वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहते हो तो आप ऐसे इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हो। Tyranny of the majority is not just
oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well. तो जो इनकी जो निरंकुशता रहती है या इनकी जो डोमिनेट करने वाली जो पॉलिसीज़ होती है वो केवल उनके खुद मतलब माइनॉरिटी के लिए नहीं बल्कि वो उनकी खुद की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती है उनके लिए भी वो आगे चल के विनाश ही लाती है. क्यों? देयर इज़ ए सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज. Power sharing is a very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. तो पावर शेयरिंग जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेसी का तो बेसिक नेचर ही है पावर शेयरिंग. इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना. तो डेमोक्रेटिक रूल जो है वो पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करता है और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबको जो है पावर देता है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. मतलब पीपल्स को ये अधिकार होता है कि उनके ऊपर कैसे राज किया जाए वो उनके कंसल्टेशन से डिसाइड हो. ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन विच वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम. ठीक है. तो जो एक लेजिटिमेट मतलब जो लेजिटिमेट मतलब होता है कि कानूनी रूप से सही गवर्नमेंट वो होती है जो कि गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम, जिसमें कि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपना जो सिस्टम में एक स्टेक मतलब कि हिस्सा हासिल करते हैं. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस prudential and the second moral. While the prudential reason stress the power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. तो prudential का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? Based on prudence. Prudence मतलब कि जिसको बोलते हैं विवेक, बुद्धि, लॉजिक. हाँ, लॉजिक, समझदारी. Based on prudence or on careful calculation of gains and losses, prudential decisions are usually contrasted with the decisions based purely on moral considerations. है ना. एक नैतिकता के आधार पर और एक प्रूडेंशियल के बेस्ड पे, मतलब कि जिसमें सारे नफा नुकसान सोच समझकर विवेकपूर्ण बोलते हैं, जिसको बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण हिंदी में जैसे बोला जाता है, इस तरह के जो तो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल. तो पहले जो रीजन्स बताए वो प्रूडेंशियल वाले हैं और जो दूसरा रीजन बताया गया वो मॉरल वाले है कि भाई पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी का नेचर है. मतलब कि इसमें नैतिकता के भाई जैसे बोले यार तुम इतने पढ़े लिखे समझदार हो, तुमको ये सब करना शोभा नहीं देता. ये डेमोक्रेसी का जो नेचर है तो उसमें ये होना चाहिए. डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए यार. डेमोक्रेसी का तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि सबके साथ शेयरिंग हो, कुछ राइट्स मिले. ठीक है. अब अगला एज अच्छा, ये तो कुछ एक्टिविटी है. खलील्स डायलेमा. एज यूजुअल डायलेमा मतलब कि दुविधा. दुविधा मतलब जब आपको ये करूं, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, इसको डायलेमा बोलते हैं. कंफ्यूजन. हाँ, कंफ्यूजन नहीं, मतलब कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, दो हिस्सों में जब दिमाग बटा हुआ हो कि यार ये सही है या ये सही है. डिसीजन मेकिंग. हाँ. एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए वो ऑफ साइलेंस एंड वेटल वाज द पिलियन राइडर. पिलियन मतलब जो पीछे बैठा वाला रहता था. एज यूजुअल वेटल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम ए स्टोरी कीप हिम अवेक. अच्छा, विक्रम और वेताल की बात कर रहे हैं यार. वेटल नो तुमने वेटल लिखा, बेताल लिखना चाहिए ना. वही तो. टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग. दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज. वही तो कह रहा हूँ कि बाइक की बात कर रहे थे, मोटर बाइक की बात हो रही थी. मॉडर्न विक्रम बेताल. इन
In a city of Beirut, there lived a man called Khalil. His parents came from different communities. His father was an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. ठीक है, और ये परंपरा रूढ़िवादी जो है ऑर्थोडॉक्स हाँ एकदम क्रिश्चियन था, एकदम और एक जो था वो सुन्नी मुस्लिम थी। मुस्लिम में भी दो कम्युनिटी होती है, सिया और सुन्नी। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के, मतलब पूरा मिक्सचर, खिचड़ा इंसानों का, इसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। इंडिया तो आजकल की कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में ये सब कॉमन है बहुत। हाँ People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital, Beirut. बेरूत जो है इसकी कैपिटल है लेबनान की। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आकर के रह रहे थे। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे के साथ घुले मिले थे। येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्व्स, वन ऑफ खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर। तो ये सब इंटरमिंगल्ड होकर के रह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बाद में चलकर इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक वाला सिविल वॉर लड़ा जिसमें उसके अंकल की भी मौत हो गई। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर लेबनान्स लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, वही इसी टाइप का जो बेल्जियम में हुआ। अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। कि बोला कि ये कैथोलिक क्रिश्चियन की एक मैरोनाइट करके कोई ग्रुप होगा, उसमें से चुना जाएगा प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी, नहीं प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम। कि प्रेसिडेंट उनका होगा क्रिश्चियन वाले का, और प्राइम मिनिस्टर जो है मुस्लिम कम्युनिटी। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। अब ये क्रिश्चियन की भी अलग अलग सेक्ट मतलब होता है किसी संप्रदाय, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि अलग अलग ग्रुप्स, कि हम ये वाले को मानते हैं। जैसे हमारे होता है वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। हिंदू धर्म की जो है, जो विष्णु के भक्त को मानने वाले रहते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, शिव को मानने वाले रहते हैं वो शैव कहलाते हैं, कुछ एक देवी वाले रहते हैं वो अलग रहते हैं। ये भी आपस में लड़ते रहे, ठीक है ना। ये एक ज़माने में जो है, मतलब हिंदुओं, जब हिंदू हुआ करते थे तो वैष्णव और शैवों में भी लड़ाई होती थी। कई ऐसे राजा हुए कि उनने जो है शिव जी की मूर्ति मंदिर में से उखाड़ के उसको वहाँ पे समंदर में फेंक दिया और उसकी जगह विष्णु जी की मूर्ति रख दी। नहीं, शिव जी सबसे पावरफुल है। बोले नहीं, विष्णु जी सबसे पावरफुल है। तो लड़ने वालों को लड़ने के बहाने चाहिए, ठीक है। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें ये डिसाइड हुआ कि भाई हम लोग क्रिश्चियन लोग जो है वो फ्रेंच का सपोर्ट नहीं लेंगे, और इन लोगों ने बोला कि ठीक है हम इधर सीरिया के साथ में, क्योंकि उनके बगल में सीरिया था मुस्लिम कंट्री, वहाँ नहीं मिलेंगे। व्हेन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स केम टू दिस एग्रीमेंट दे वेयर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजॉरिटी। तो ये चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम जो है वो क्लियर मेजॉरिटी में आ गए वहाँ पे। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, ही इज़ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन। खलील को ये सिस्टम पसंद नहीं था, वो बहुत ही पॉलिटिकल एम्बिशन वाला, एम्बिशन मतलब उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएँ थी, इच्छाएँ थी पॉलिटिकल। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ रीच। परंतु उसके लिए जो है ये इस तरह के सिस्टम में टॉप पोजीशन तो पहुंचना पॉसिबल नहीं था। ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन, ना तो वो उसके फादर का रिलीजन फॉलो करता था ना मदर के रिलीजन को फॉलो करता था। एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय आइदर, और दोनों में से किसी के भी रूप में नहीं जाना चाहता था। ही
कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी, जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन कंटेस्ट एंड whoever wins maximum votes become the president। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग की व्यवस्था की गई है, नॉर्मल इलेक्शन हो, जो जीते वो बन जाए, नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम, वाई कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ही आस्क्ड। हिज एल्डर्स हु हैव सीन द bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace। तो उसके जो पुराने बुजुर्ग लोग थे उन्होंने, जिन्होंने वो सारा ब्लड बाथ देखा हुआ था, उन्होंने बताया कि भैया प्रेजेंट सिस्टम जो बनाया गया है वो एक वजह से बनाया गया है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। वेताल wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? बताओ तुम क्या करते? Would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests, or stick to the old rules, or do something else? Vetal did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your mobile will freeze and so will you। वेताल ने बता दिया कि तेरे को पता हुआ और उसके बाद भी तू अगर नहीं बोला तो तेरा सर फट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, तो ये जो आइडिया आया है पावर शेयरिंग का, ये एकदम उसका अपोजिट है, जो ये बिलीव करता है कि भाई पॉलिटिकल पावर जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक किसी पर्सन में या ग्रुप ऑफ पीपल में ही जो एक जगह पे ही हो, उनके बीच में होना चाहिए, उन्हीं के पास होना चाहिए। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। अगर मतलब पावर जो है वो बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो फटाफट डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये बात सच भी है कि सभी ग्रुप सबको सब की हामी भरवाते भरवाते जो है, अरे यार बोले परेशान हो गए, इस ये बोलता है तो वो नहीं बोलता है, वो बोलता है तो ये नहीं बोलता है, इसको ये पसंद नहीं है, उसको वो पसंद नहीं, तो कुछ डिसाइड ही नहीं होता है। ये होता ही है। और जबकि एक आदमी के भाई तू डिसाइड कर, तुम सुप्रीम हो, तुम डिसाइड करो, तू जो बोलेगा वो फाइनल। अब फिर बाकी को पसंद आए या नहीं आए, तो उसमें ये अगर एक डिसाइड करेगा तो वो सबको पसंद नहीं आएगा, ये तो रहती है। और सबको पसंद करवाने जाओगे तो वो डिसीजन ही नहीं होगा। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them, और उनको लागू करना भी बड़ा दिक्कत वाला काम है। But these notions have changed with the emergence of democracy। लेकिन ये notions जो है वो डेमोक्रेसी के इमरजेंस के साथ थोड़े से कम हुए हैं। हालांकि डेमोक्रेसी में जो है वो दिक्कतें तो होती है ये वाली, कि डिसीजंस मेकिंग बहुत स्लो होती हैं, लेकिन ये है कि वो जो भी होता है वो वही होता है जो सबके लिए एग्रीएबल है। जिसमें किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप की ही सोच मैटर करने लग जाती है तो फिर वो बाकी लोगों को अनसेटिस्फाइड कर देती है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पावर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल, ये माना जाता है कि पीपल खुद ही अपने आप को गवर्न कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और उनके माध्यम से वो अपने आप को गवर्न करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ठीक है, एक अच्छी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें सभी डाइवर्स मतलब विविध, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के डाइवर्स ग्रुप्स
और अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो उन अलग अलग व्यूज़ ऑफ द सोसाइटी को जो कि एग्जिस्ट करते हैं उन सबको क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो पब्लिक पॉलिसीज़ मतलब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उनको बनाने में सभी वॉइसेस को ध्यान में रखा जाता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल पावर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके वो किया जाता है। ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है, पावर शेयरिंग। अब ये पावर शेयरिंग करना कैसे है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो हम देखते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है इसमें पावर शेयरिंग में। नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पहला तो सिस्टम ये होता है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स, मेजरली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 होते हैं। तो इनके बीच में पावर शेयरिंग कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर टास्क इसको दे दिया जाता है, इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो ये देखेगा। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ जो है वो क्रॉस में भी दे दिया जाता है ताकि ये जो है इसको कंट्रोल करे, ये इसको कंट्रोल करे, ये इसको, मतलब वो ऑटो बना देते हैं कि वो 3 चक्के रहते हैं। ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है, ये इम्बैलेंस हुआ तो ये 2 भी इम्बैलेंस हो जाएंगी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये कैसा हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक लेवल पे जो है मतलब तीनों सेम लेवल पे है और उनमें तीनों में जो है एक पिज्जा को बांट दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद वर्टिकल वाला भी होगा फिर कि ये तो एक लेवल पे बांट दिया, फिर ऊपर से नीचे बांटेंगे। अब let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. तो ये सिस्टम क्या करता है कि एक ही लेवल पे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है। और ये सेपरेशन क्या करता है कि कोई एक सिंगल जो ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और उसके पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। तो दूसरे के ऊपर वो जो है वो कंट्रोल करके रखता है, चेक करके रखता है उसको। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का काम करता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो मिनिस्टर्स और जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके पास पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का पावर होता है, लेकिन वो अपने पावर को जो भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, वो पार्लियामेंट के प्रति या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि अगर उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के ऊपर जो है वो संसद में सवाल पूछे जाते हैं उनसे, जब भी पार्लियामेंट के सेशंस होते रहते हैं तो उसमें उनसे सवाल पूछे जाते हैं हाँ कि और अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वो या इस तरह के काम अगर वो करते हैं जो कि जिसके लिए वो सही से जवाब नहीं दे पाए तो उसकी वजह से उस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का विश्वास खो भी देती है, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं होता है, कहने की बात है। कहने का इसलिए क्योंकि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो मेजॉरिटी में होती है, तो मेजॉरिटी में होती है तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो उसके जो उसमें अगर वोटिंग होगी तो क्योंकि मेजॉरिटी में उसके मेंबर है तो वोटिंग होगी तो वो उसके फेवर में आएगी। तो बोले हाँ वो तो संसद का विश्वास हासिल है, ये देखो वोटिंग हुई तो 2/3 हमको मिला है। अरे तो 2/3 तुम्हारा ही है भाई।
वो कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि गवर्नमेंट अलग है और पार्लियामेंट अलग है। तो पार्लियामेंट में से ही गवर्नमेंट बनी है और पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से ही गवर्नमेंट बनी है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनके फेवर में ही आता है। हाँ, ये चीज अलग तब होती कि भाई गवर्नमेंट अलग होती, और पार्लियामेंट अलग अलग होती, होता। और फिर बोलते कि भाई गवर्नमेंट को जो है वो पार्लियामेंट का विश्वास हासिल होना चाहिए। हाँ, तो गवर्नमेंट गिर सकती है। हाँ, तो वैसा नहीं होता है। तो वो हमारे स्टडी का वो सब्जेक्ट नहीं है, हमको अभी किताबों के हिसाब से ही पढ़ना है। सच वो प्रैक्टिकल वाली प्रॉब्लम है। सच आ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स the other. This result in balance of power among various institutions. Last year, we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislator. This arrangement is called the system of checks and balances. तो इसी तरह से क्या होता है कि जो जजेस होते हैं कोर्ट के, उनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, लेकिन उन जजेस के पास पावर होता है कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने कोई अगर मतलब कानून पास किया तो उस पार्लियामेंट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तुमने ये जो कानून बनाया है। तो वो उसको गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई कानून बना दिया है तो आप जाकर के जो है वो अपील कर सकते हो, ठीक है, कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और कोर्ट को लगता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ पे क्या है पता है ना कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ किसी गवर्नमेंट का नहीं है। रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कि लॉ जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर सकती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं ये देखने की जवाबदारी जो है वो जुडिशियरी के पास है। इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियरी जो है एक्ट्स को वो रिव्यू कर सकती है, पार्लियामेंट के एक्ट को वो रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट ने कोई कानून, और ऐसा कई बार इसलिए इनमें कन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार तुम हमारे एरिया में वो करो, कानून बनाने का काम हमारा है। बोले तो कोर्ट बोलता है कि ठीक है कानून बनाने का राइट तुम्हारा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का काम हमारा है। तुम कानून बनाओ, लेकिन अगर तुम्हारा कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो हम उसको रिव्यू करके उसको मतलब लेजिटिमेट, मतलब उसको जो है खत्म कर देंगे, उसको जो है रद्द कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे, क्योंकि ये ड्यूटी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सौंपी है कि हमें चेक करना है कि गवर्नमेंट, हाँ, कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करे। अगर गवर्नमेंट खुद भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है तो हमें ये राइट है कि हम उनकी वो जो उनके बनाए हुए कि हम उनके रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें और नल एंड वॉइड कर दे उसको कि भाई ये जीरो, ये फॉलो नहीं होगा। हाँ। सेकंड नंबर आता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री and government at the provincial and regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India we refer to it as the central or union government. ठीक है, इस तरह से अब दूसरा तरीके से भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कैसा होता है कि डिफरेंट लेवल पे, कि सबसे पहले एक पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग प्रोविंसेस या स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो लोकल गवर्निंग बॉडीज भी होती है, लोकल बॉडीज जिनको बोला जाता है, लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हर शहर में जो है अपने अपने, क्योंकि अब भाई नाली बनाना है, रोड बनाना है, खंबे लगाना है ना, तो अब उसके लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या दिल्ली में बैठी कोई गवर्नमेंट की यहाँ नाली बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, तो वो लोकल बॉडीज को वो राइट्स दे दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेवल पे आ जाते हैं अपने यहाँ। या पंचायतों को दे दिए गए, गाँव में पंचायत, तो भाई छोटे मोटे डिसीजन तुम ही लो, और तो उनको अपने रेवेन्यू के सोर्सेज भी दिए गए कि भाई तुम जो मार्केट लग रहा है तो वहाँ से जाकर के टैक्स वैक्स वसूल लो दुकानदारों से, ठीक है ना। ठीक है,
और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट, हालांकि उनके रेवेन्यू के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं रहते, उनको गवर्नमेंट से ही पैसा मिलता है कि भाई उनके काम कैसे चलेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है नॉर्मली। बहुत सारी जगहों पे उसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल लेवल पे होती है, हमारे यहाँ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इंडिया में उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज में फॉलो नहीं होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ नहीं होती प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जहाँ पर कि डिफरेंट लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके बीच में क्या हुआ है, पावर को भी क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे यहाँ पे जो है वो 3 लिस्ट बनाई गई है सब्जेक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, सुना होगा तुमने कि एक होती है यूनियन लिस्ट, सुना है, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट लिखे गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का, लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी है लिस्ट है जिसमें दोनों को राइट है बनाने का, लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उस राइट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। जैसे कि डिफेंस है, रेलवे है ना, फॉरेन पॉलिसी है, ये सब यूनियन के सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट के। तो इसके ऊपर कि भाई ये नहीं कि कोई बिहार जा कर के और पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर ले, वो सारी चीज़ें जो है वो, या चाइना के साथ कोई समझौता कर ले, वो सारे राइट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है कि उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो इसीलिए अपने यहाँ पे सेंट्रल स्कूल भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल होते हैं, है ना। हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड भी चलता है, हाँ एनसीईआरटी सीबीएसई तो एक ही है। और हमारे यहाँ स्टेट के भी एमपी बोर्ड भी चलता है, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। स्टेट के सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए कि दारू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो दारू से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। दिस इज वॉट, अच्छा, तो हमारे यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। तो बेल्जियम में भी ऐसे ही किया गया था, श्रीलंका में इसको रिफ्यूज कर दिया गया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसको क्या, ये वाला जो सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ पे जो है वो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है कि मतलब स्टेट के पास अपने अलग पावर है, वो अपने लोकल लेवल पे अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स दिए उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। ठीक है, सेम यही का यही फॉर्मूला जो है वो इन पे भी अपना लागू होता है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, तो पावर का वो डिवीजन जिसमें हायर लेवल के और लोअर लेवल के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, थर्ड वाला पढ़ रहे हैं आपको, सच
as the religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. ठीक है, अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि बेल्जियम में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल देखा हमने. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. तो कुछ कंट्रीज में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है उनको या फिर वुमेन्स है उनको ये राइट दिए गए हैं कि वो रिप्रेजेंट कर सकती है अपने आप को डिफरेंट लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है. Last year, we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या है, जो कंस्टिट्यूंसीज, जो कुछ कंस्टिट्यूंसीज जो है उनको रिजर्व कर दिया जाता है महिलाओं के लिए या जैसे कि SC/STs के लिए या फिर एंग्लो इंडियंस के लिए, तो अलग, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन मिले. अगर उनको जनरल तरीके से फाइट करने को कहा जाएगा तो वो कभी आगे आ ही नहीं पाएगी, तो उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है. ठीक है नहीं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई डांस का कंपटीशन हो रहा है, अब उसमें जो है कोई एज ग्रुप का कोई लिमिट ही नहीं, तो उसमें 30 साल वाला भी नाच रहा है, उस 50 साल वाला भी नाच रहा है, उसमें 18 साल वाला भी नाच रहा है और उसमें 2 साल वाला भी नाच रहा है. तो ऐसे में क्या होगा कि पर्टिकुलर जो यंग बच्चे हैं वो सारे अवार्ड जीत जाएंगे, जो बुढ़े लोग हैं वो भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे हैं वो भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, एज ग्रुप बना दिए कि भाई 5 साल से लेकर के और 15 साल तक का एक ग्रुप कर दिया है कि नहीं, या 12 साल तक का एक ग्रुप कर दिया, 15 भी ज़्यादा हो जाता है. फिर 13 साल से लेकर के और 18 साल तक का कर दिया. तो इस तरह से फिर बुजुर्गों के लिए अलग कर दिया कि भाई 50+ वाला एक ग्रुप कर दिया, तो सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस तरह से. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मींट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स. तो डिफरेंट डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये वाला सिस्टम अपनाया जाता है. हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड. नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो अपने आप को एलियनेटेड फील करेंगे कि यार हम तो बाहर ही है, हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर. तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर हिस्सा देती है पावर में. इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज. तो अब डिफरेंट लेवल की जो सोशल डाइवर्सिटीज होती है, मतलब समाज में भी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ है हमारे यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग की प्रॉब्लम रहती है. तो इसमें इंडिया स्पेसिफिक पढ़ेंगे अपन. तो उन डाइवर्सिटीज़ को भी कैसे अकोमोडेट करेंगे, उसको मतलब कैसे हमारे यहाँ पे किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे कि ये जो सोशल डाइवर्सिटीज़ है इसको एडजस्ट किया जा सके, अकोमोडेट किया जा सके. फिर चौथा है, power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders of power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. ठीक है, तो क्या होता है कि एक पावर शेयरिंग का तरीका ये भी है कि भाई हमारे यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, डिफरेंट सोशल प्रेशर ग्रुप्स है. प्रेशर ग्रुप्स मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भाई ये करो ये नहीं करो, मतलब उनकी पॉलिसी को अफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं. तो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज है. आइडियोलॉजीज मतलब विचारधारा जिसको बोलते हैं, कि मतलब वो उनका मतलब हर आदमी की एक सोच होती है ना कि वो इस चीज़ के बारे में ये स्टैंड है उसका, इस चीज़ के बारे में ये स्टैंड है उसका. तो अलग अलग आइडियोलॉजी, हाँ, ओपिनियन जो होते हैं अलग अलग टाइप की सोच कि अरे यार वो बहुत ही अलग टाइप का है, उसको कोई भी चीज़ बोलो वो थोड़ा पुराने ख्याल का आदमी है, वो बड़े नए ख्याल का आदमी है ना.
वो बड़ा मॉडर्न ख्याल का आदमी है, वो बहुत उटपटांग टाइप का आदमी है, वो वियर्ड टाइप की चीज़ें करता है, ठीक है नहीं, एक उसकी एक आइडियोलॉजी होती है ना। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स, तो इसके चलते क्या होता है कि कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के समय में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो बार बार उनमें पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते, कभी ये गवर्नमेंट बनाती है, कभी ये गवर्नमेंट बनाती है, इस तरह से बैलेंस होता रहता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties आर फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो कई बार क्या होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो है या 3 पॉलिटिकल पार्टीज या आजकल तो 8-8 10-10 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलायंस बना लेती हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे होता है एनडीए, जैसे बीजेपी और उसके साथ के जो अलायंस है उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है, और कांग्रेस और उसके जो 8-10 पार्टियाँ हैं छोटी छोटी, तो उनको बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम है शायद उसका, यूपीए और एनडीए, ठीक है ना। तो इस तरह से वो ग्रुप्स बना करके, ठीक। तो इससे क्या होता है कि अब ये डिफरेंट ग्रुप्स है, अब क्योंकि वो पावर शेयरिंग कर रहे हैं, तो मान लो कि बीजेपी अकेली मान लो गवर्नमेंट में आती, तो वो पूरी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करती, लेकिन अब मान लीजिए उसने दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज से भी सपोर्ट लिया है, तो उनको उनकी भी बात मानना करेगा। अब ये उतनी एग्रेसिवली अपनी आइडियोलॉजी को नहीं थोपेगी, क्योंकि बोले यार बाकी मतलब जस्ट लाइक जो है वो उनमें जो कॉमन रहेगा वही वाली पॉलिसी चलेगी। तो इसको कोलिएशन गवर्नमेंट कहा जाता है। एंड दस पावर शेयर इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स and individual workers. They also will have a share in government power either through participation in governmental communities or bringing influence on the decision making process. In unit 3 we shall study the working political parties. तो ये सब चीज़ों को अपन अगले वाले में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा पावर शेयरिंग वाला एक बेसिक आइडिया अपने को हो जाता है और ये ख़त्म होता है।